वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो आज आ गए हम तीनों से सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लौह स्तंभ। लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में पाया जाने वाला ये लोहे का स्तंभ भारतीय कारीगरों के कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी कि ये एक ऐसा लोहा है जिस पे आज तक जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो दिल्ली में लोग रहते हैं ना, उन्होंने देखा होगा, मतलब कुतुब मीनार में है ये और ये बहुत फेमस है। इस पे आज तक कितने साल हो गए इसे बने। देखो, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक इसमें कभी भी कोई प्रकार का जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये जैसे पहले बना था ये वैसे ही आज भी है, यानी कि 1500 साल बाद भी ऐसा ही है ये। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से अधिक, यानी कि बहुत ज्यादा बात, 3 टन से अधिक वजन है इसका। इसके बनने के समय की जानकारी हमारे पास इस पर खुदे हुए अभिलेख मिलती है, यानी कि इस पे छोटे-छोटे ना नाम वगैरह लिखे गए हैं जिस समय ये बना था। ठीक है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख मिलता है, यानी कि चंद्र नाम के एक राजा के बारे में पता चलता है जो कि गुप्त राजवंश था। ठीक है, कमाल की बात तो ये है कि इतने सालों बाद इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, इतने साल हो गए, 1500 साल हो गए, जब से 1500 साल पहले बना हुआ है तो 1500 साल हो गए, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगा है। लेकिन आजकल के हमने लोहे देखे हैं कि अगर हम इसे धूप में रख देते हैं तो 1 महीने बाद इस पे, 1 महीने तो बहुत बोल दिए, उससे पहले ही इसमें जंग लगने लग जाता है। ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है इस लोहे की। प्रशस्तियाँ और वे हमें क्या बताते हैं? ठीक है? हम सभी गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे शिलालेख से जानते हैं, जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इसकी रचना कवि और समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री हरिशेन ने काव्य के रूप में की थी। यानी कि इसकी रचना किसने की थी? कवि और समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री हरिशेन ने काव्य के रूप में की थी। ये शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्त के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्तुति में। ठीक है, प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रशस्ति जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है स्तुति में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने राजा की प्रशंसा ऐसे शानदार शब्दों में की है जैसे कि एक योद्धा, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध में जीत हासिल की। यानी कि कवि ने राजा की प्रशंसा एक इस तरीके से करी है कि जो एक राजा था वो युद्ध था, वो एक जो एक राजा था वो एक योद्धा था और एक ऐसा राजा जिसने युद्ध में जीत हासिल की, वो कभी हारा ही नहीं। ठीक है, जो विद्वान और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक था, उन्हें देवताओं के समक्ष भी बताया गया है। किसे? समुद्रगुप्त को। प्रशस्त बहुत लंबे वाक्यों में लिखी गई थी। प्रशस्त मैंने बताया ना जो स्तुति में होता है। ठीक है, ये बहुत लंबे वाक्यों में लिखी गई थी। हरिशेन ने 4 अलग-अलग प्रकार के शासकों का वर्णन किया है और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में हमें बताया है। आर्यवर्त के शासकों ने जहाँ के 9 शासकों का उखाड़ फेंका और उनके राज्यों को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। यानी कि आर्यवर्त ने क्या किया था, 9 राजाओं को उखाड़ फेंका, वहां से जो भी 9 राजा थे वहां से भगा दिया उन्हें और उनके राज्य को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दक्षिणापथ के शासकों ने जहां 12 शासकों ने पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि दक्षिणापथ के शासकों ने जहां 12 शासक थे, यानी कितने शासक थे? 12 शासक पराजित हो गए थे समुद्रगुप्त से लड़ाई के बाद। उन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और बाद में उन्होंने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, उन्होंने बाद में वो खुश हो गए समुद्रगुप्त उनके आत्मसमर्पण करने से, तो उन्होंने उन्हें फिर से शासन करने की परमिशन दे दी और बाद में उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। पड़ोसी राज्यों का आंतरिक घेरा, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण संघ शामिल हैं, वे श्रद्धांजलि लेकर आए, उनके आदेशों का पालन किया, उनके दरबार में उपस्थित हुए। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के शासकों, संभवतः कुषाणों और शकों के वंशजों और श्रीलंका के शासकों ने उनके सामने समर्पण कर दिया। यानी कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के जितने राजा थे, ठीक है, कुषाण और शकों के वंशज थे शकों के, उन्होंने और श्रीलंका के कुछ राजाओं ने उनके सामने समर्पण कर दिया और अपनी बेटियों से विवाह की पेशकश की। यानी कि उन्होंने बोला कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने ये भी बात रखी। वंशावलियों। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता जैसे पूर्वजों के नाम का उल्लेख है। उनकी मां कुमारा देवी लिच्छवी गण से संबंधित थी।
जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि को अपनाया था, एक उपाधि जिसे समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, यानी कि जो उनकी माँ थी वो कुमारा देवी थी, वो लिच्छवी गण से संबंधित थी, और उनके पिता जो कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि को अपनाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम राजवंश के बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय और वंशावली में मिलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जहां उन्होंने अंतिम शकों पर विजय प्राप्त करी। यानी कि उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी भारत में एक अभियान चला था, उसमें उन्होंने उन्होंने नेतृत्व किया जहां उन्होंने अंतिम शकों पर विजय प्राप्त करी। मैंने बताया ना, शकों के वंशज ने भी उनके सामने समर्पण कर दिया था। बाद की मान्यता के अनुसार उनका दरबार विद्वान लोगों से भरा था, जिनमें कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट भी शामिल थे। यानी कि इनके जो कवि थे वो कालिदास थे, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट भी शामिल थे। इतने विद्वान लोग उनके साथ रहा करते थे उनके दरबार में। हर्षवर्धन और हर्षचरित। लगभग 1400 वर्ष पहले शासन करने वाले हर्षवर्धन की जीवनी उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में लिखी। इनके हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा था? उनके कवि ने संस्कृत में लिखा था। वे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई दोनों की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। यानी कि उनके पिता और उनके जो बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु होने के बाद वो थानेश्वर के राजा बने। हर्षवर्धन उसका बहनोई कनौज पर शासन करता था, जिसे बंगाल के शासक ने मार डाला। हर्ष ने कनौज राज्य पर कब्जा कर लिया और फिर बंगाल के शासक के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया। हर्ष पूर्व में सफल रहा और उसने मगध और बंगाल दोनों पर विजय प्राप्त की। यानी कि हर्ष ने क्या किया था, हर्ष अपने जो कन्नौज में उसने लड़ाई लड़ी थी, उसने उस पे भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसने बंगाल के राजा को हटा के वहां पे शासन करने लग गया। उसके बाद पूर्व में यानी कि ईस्ट की तरफ आके उसने क्या किया, मगध और बंगाल दोनों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दक्कन में जाने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। यानी कि उन्होंने सोचा कि नर्मदा के उस पार जाके भी वहां पे भी जाके मैं शासन करूंगा, तो उन्हें किसने रोक लिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था। चालुक्य वंश के राजा थे वो। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्ति। इनकी इस अवधि के दौरान पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक राज्यवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। यानी कहाँ तक फैला था? कावेरी डेल्टा तक फैला था। कांचीपुरम के आसपास जितने भी क्षेत्र थे वो कावेरी डेल्टा के तक फैला होता उनका राज। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास केंद्रित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल चालुक्य की कौन सी राजधानी थी? चालुक्य की राजधानी ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थी। ये कई मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। उनकी प्रशस्ति की रचना उनके दरबारी कवि रविकृति ने की थी, जो उनके पूर्वजों के बारे में बात करती है, जो पिता से पुत्र तक की 4 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। यानी कि जो मैंने बताया ना, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। इनके जो पिता से इनके बाद जो इनकी जो 4 पीढ़ियों से ये राजा बन के चले आ रहे हैं। ठीक है, उनके दरबारी कवि रविकृति ने की थी। किसने करी थी? उनके बारे में बताया किसने था? दरबारी जो कवि थे रविकृति ने की थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने उनके पूर्वजों के बारे में भी बातें करी है। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर अभियानों का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने हर्ष की प्रगति की जांच की। कविता में शब्दों का दिलचस्प खेल है। हर्ष का अर्थ है खुशी। कवि का कहना है कि इस हार के बाद हर्ष हर्ष नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए थे अपने अंदर। इन राज्यों का प्रशासन कैसे किया जाता था? भू राजस्व महत्वपूर्ण रहा और गांव प्रशासन की मूल इकाई बना रहा। लेकिन नए विकास भी पेश किए गए। राजाओं ने उन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कई कदम उठाए जो या तो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत के कारण शक्तिशाली थे। राजा ने क्या किया था? उनके भी समर्थन को हासिल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, जो कि राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स या फिर अपने
सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी रूप से बहुत पावरफुल थे, उनके ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश की थी। कदम बहुत उठाए थे, ठीक है? उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होता था। इसके अलावा संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसके अलावा संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थानीय प्रशासन में दखल होता था। यानी जो महत्वपूर्ण लोग थे वो क्या करते थे, स्थानीय प्रशासन में दखल करते थे, यानी कि चीजें बताते थे, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये सब भी ऐसा करते थे। यानी कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन होता था, यानी कि एक ही व्यक्ति जो था वो बहुत सारे काम कर वो मंत्री भी करता था, जैसे फाइनेंस, जैसे मंत्री के बारे में बताता था, सेना मंत्री बन जाता था, तो बहुत सारे मंत्री का वो रोल भी वो एक ही खुद ही करता था, एक ही इंसान करता था, ठीक है? एक नई तरह की सेना, राजा हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ एक सुसंगठित सेना रखते थे। सैन्य नेताओं ने जब भी राजाओं को उनकी आवश्यकता होती थी, उन्हें सेनाएँ प्रदान की, लेकिन उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले उनमें से कुछ को भूमि का अनुदान प्राप्त हुआ। वे भूमि से राजस्व एकत्रित करते थे और उसका उपयोग सैनिकों और घोड़ों को बनाए रखने और युद्ध के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए करते थे। ये लोग सामंत कहलाते थे। यानी कि ये लोग वो लोग थे जो कि सेनाएँ नेताओं ने जब भी राजाओं की उनकी आवश्यकता होती थी, यानी कि राजा को सेना की जब भी आवश्यकता होती थी, तो जितने भी सैन्य नेता थे उन्होंने अपने-अपने राजा को सेना दी थी, ठीक है? उनको वो वेतन नहीं देते थे, वेतन के बदले वो और भूमि राजस्व एकत्रित करते थे और भूमि इकट्ठा करते थे वो राजा, ठीक है? और इसका उपयोग वो सैनिकों, घोड़ों को बनाए रखने के लिए करते थे, ठीक है? इन लोग को क्या कहा जाता था? सामंत कहते थे इन लोगों को, ठीक है? दक्षिणी राज्यों में सभाएं, पल्लवों के शिलालेखों में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख है, जिनमें सभा ब्राह्मण जमींदारों की एक सभा भी शामिल है। ये सभा उप समितियों के माध्यम से कार्य करती है। कैसे कार्य करते हैं? उप समितियों के माध्यम से कार्य करती है, जो सिंचाई, कृषि कार्य, सड़क बनाना, स्थानीय मंदिर आदि की देखभाल करती थी। ऐसे क्षेत्रों में एक ग्राम सभा पाई जाती है जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे और नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। यानी कि दक्षिणी राज्यों में सभाएं जो थी उसमें क्या था, एक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें एक ग्राम सभा पाई जाती थी, वहां जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, यानी कि जमींदार जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे और नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। इसमें क्या करता था, सिंचाई का, कृषि का, सड़क बनाना, स्थानीय मंदिरों की देखभाल करना, इन सब का काम आता था, ठीक है? ऐसी सभाएं थी वो, पल्लवों के शिलालेख में दी गई हैं। राज्य में साधारण लोग, कालिदास को राजा के दरबार में जीवन का चित्रण करने वाले नाटकों के लिए जाना जाता था, जो कि जीवन के बारे में लोगों का जीवन के चित्रण करते थे और बताते थे कालिदास, ठीक है? इन रूप में कालिदास को जाना जाता था। इन नाटकों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा ये दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, ठीक है? और राजा भी संस्कृत बोलते थे, जबकि राजा और ब्राह्मण के अलावा अन्य महिला पुरुष जो थे वो प्राकृत का उपयोग करते थे। ये दूसरी भाषा होती है प्राकृत, जैसे संस्कृत होती है ना, ऐसी दूसरी भाषा प्राकृत होती है। आम लोग सबसे ज्यादा, यानी ये दिखाया गया है राजा और ब्राह्मण के अलावा जो अन्य महिला पुरुष होते थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक एक युवा महिला के बीच प्रेम की कहानी है। ये सबसे ज्यादा उनके फेमस नाटक होते थे, ठीक है? आर्यभट्ट कौन थे और उन्होंने क्या खोज की थी? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलवश इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने ये लिखा कि दिन और रात कैसे होते हैं, अपनी धुरी पर एक ही जगह रहता है, जो अर्थ है वो एक जगह रहता है और उसी जगह पे वो चक्कर काटता है, उस वजह से दिन और रात होती है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, ठीक है? जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की, ठीक है? इन्होंने भी बहुत सारी खोजें की थी। और आर्यभट्ट ने एक चीज और दी थी, आर्यभट्ट ने जीरो का भी डिस्कवर किया था, उन्होंने जीरो के बारे में भी बताया था, ठीक है?
तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपको चैप्टर ये मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।